अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक है कि जिसके 3 बेटे थे और तीनों का नाम हिज्र था। तो जब वो मरने लगा तो उसने क्या वसीयत की थी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने उन तीनों बेटों के नाम हिज्र रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता कि उसे मर्जुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि हिज्र को विरासत मिलेगी, हिज्र को विरासत नहीं मिलेगी और हिज्र को विरासत मिलेगी। इसके साथ ही उसकी रूह कब्ज हो गई। ये खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें, इन 2 हिज्र को विरासत मिले और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और उससे कोई हल मांगे। तीनों अपने ज़ाद राह के साथ सफ़र के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा कि जिसकी एक ऊँटनी थी और वो गुम हो गई थी, उसकी तलाश कर रहा था। तो उसने उनसे पूछा कि क्या आपने मेरी ऊँटनी को देखा है। एक हिज्र ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी। उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही था। दूसरे हिज्र ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी। तो उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे हिज्र ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। तो उसने खुशी से कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस आप जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों हिज्र ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को काजी के पास ले जाऊं। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब भी अपने ऊपर जुर्म को छुपा रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी साहब के पास जा रहे हैं। जब ये चारों काजी साहब के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने उन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब आली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है, तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही था। उसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी होगी। दूसरे हिज्र ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे हिज्र ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका मतलब एक ही हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई थी जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला सकती थी। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और न ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद उन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। उन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोच समझ कर बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल। पहले ने खाने को देखते ही कहा, ये सालन कुत्ते के गोश्त का है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों के साथ है। तीसरे ने कहा, ये काजी हरामी की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है। पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवाकर पूछा तो उसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है। तो उसने बताया, गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा गोश्त चर्बी नुमा था, जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था।
قاضی نے کہا تم وہ ہجر ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہیں؟ جواب میں دوسرے نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور وہ روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ ہجر ہو جسے اس کے باپ کے ترکے سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے ہجر سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگرانی نہ کرواتے اور نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلو۔ قاضی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ ہجر ہو جسے اس کے باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک ولد الحرام ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں ہجر اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا رکھ دیا اور اس کی پرورش کی۔